कैसे हैं आप। आज हम लोग क्लास 10 के जीव विज्ञान का अध्याय आनुवंशिकता एवं जैव विकास को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इनसे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं विस्तृत रूप से। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी जैव विकास की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो आनुवंशिकता और आनुवंशिकी और जैव विकास के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, जीवाश्म काय की आनुवंशिकता तथा भिन्नता, तो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा सी, आनुवंशिकता तथा जैव विकास। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ग्रेगर जॉन मेडल को कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन 1 में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना। इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था चूहों मटर के दाने पर प्रयोग किया था, और इसका सबसे पहले आंसर हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने इसका प्रयोग किया था मटर के दाने पर प्रयोग किया था। ठीक है, जीवों के आनुवांशिक भिन्नताएं उत्पन्न होती है। जीवों में आनुवांशिक भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। क्यों उत्पन्न होती है, इसके कारण क्या है। डीएनए है, या उत्परिवर्तन के कारण आनुवांशिकी के कारण है, या आनुवांशिकी पुनर्योग के कारण है, या इनमें से कोई नहीं है। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर क्या होगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका आंसर जो है, इसका आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। जो 4 नंबर जो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सही। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवों में वंशगत गुणों का निर्धारक है। जीव में जो वंशानुगत जो गुण है, इसका निर्धारण कौन करता है। जीन, क्रोमोजोम और डीएनए। तो जो डीएनए है ना, ये डीएनए क्रोमोजोम को कैरी करता है, ढोता है। ठीक है ना। ठीक है, और क्रोमोजोम क्या करते हैं, जीन बनाते हैं, और जीन के कारण से क्या होता है, जीन के कारण से ही वंशानुगत गुणों का निर्धारण होता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस तरह के जनन उत्पन्न संतानों में भिन्नता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। तो यह किस तरह का जनन होता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो जनन अलैंगिक या लैंगिक जनन है, कायिक प्रवर्धन है, और इनमें सभी हैं। तो इसका जो आंसर है, यह आपका लैंगिक जनन हो जाएगा, क्योंकि लैंगिक जनन के कारण से ही उत्पन्न संतानों में भिन्नताएं स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाती है। ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर इसलिए होगा क्योंकि जो लैंगिक जनन है, इसमें जो नए जीव का निर्माण होता है, उसमें पहले की अपेक्षा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, ऐसी विभिन्न भिन्नताएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, या पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशगत होती रहती हैं, उसे क्या कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यदि वंशगत होते रहती है, तो उसको कायिक भिन्नता कहते हैं, या जननिक भिन्नता कहते हैं, या आनुवंशिक भिन्नता कहते हैं, या बी और सी दोनों कहते हैं। तो देखिए, तो एक जनन से जो इसके 2 नाम भी होते हैं। जो आपके वंशानुगत जो भिन्नताएं हैं, इसके 2 नाम भी आपको कहीं कहीं देखने मिल जाता है। जैसे कि आपका यहाँ पर जननिक भिन्नता या आनुवंशिक भिन्नता देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना, क्योंकि इसके 2 नाम होते हैं। अगले क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन, पीढ़ी दर पीढ़ी जिनको उनके संतानों में संचारित होने वाले गुण कहलाते हैं। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जाते रहती है ना, उसके बारे में। तो उसे हम कौन सा गुण कहते हैं, आनुवंशिक या पैतृक गुण कहते हैं, या आनुवंशिकता कहते हैं, जेनेटिक्स या आनुवंशिकी कहते हैं, या इनमें सभी कहते हैं। तो जो देखिए यहाँ पर जो वो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, इसे हम आनुवंशिक कहते हैं, या पैतृक गुण कहते हैं। ठीक है ना, इसके नाम से प्रचलित है। तो पैतृक गुण इसका सही आंसर हो जाएगा, या आनुवंशिकता भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारे किससे अधिक समानताएं हैं। मतलब कौन से जानवर, चीन के विद्यार्थी से हमारे समानताएं हैं, चिंपैंजी या मकड़ी, जीवाणु, किससे समानताएं हैं विकास की दृष्टि से।
तो यदि विकास की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे और चिंपैंजी के पूर्वज एक थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर समानता के रूप में यदि हम देखा जाए कि कौन ये मतलब किससे सबसे ज़्यादा समानता है, तो यहाँ पर बी आपका हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि दोनों के पूर्वज एक ही थे। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विकास में मुख्य भूमिका निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि निम्नलिखित में जैव विकास में से कौन सा मुख्य भूमिका निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो अनुवांशिकी गुण है ये आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, और इसी कारण से क्या होता है, जैव विकास में यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुवांशिक विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है। जो अनुवांशिकी है ना, ये इसके विभिन्नता के मुख्य कारण क्या है। तो जो अनुवांशिक के विभिन्नता है ना, यह नाइट्रोजन जो धारे डीएनए होते हैं उनके कारण से होता है। जैसे कि डीएनए के कारण से क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो जीन्स हैं, ठीक है ना, उनके कारण से अनुवांशिक गुण एक दूसरे में जाते हैं, और इनको कैरी कौन करता है, इनको ढोता कौन है, इनको ढोता है डीएनए। तो यहाँ पर आंसर आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, को छोड़कर दी गई मनुष्य की मूलभूत संरचना पूर्ण रूपेण एक जैसी नहीं होते हैं। मतलब किसको छोड़ करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर समरूप या यमज यहाँ पर दूसरा दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ पर उसका दूसरा नाम दिया गया है समरूप या यमज। यह आपका यहाँ आंसर होना चाहिए था। इसको देख लेते हैं क्या आंसर होगा, ठीक है ना। यह समरूपता को छोड़ करके बाकी जो है ना, ये सभी एक दूसरे के एग्जाम्पल थे। विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भिन्नताएं आती हैं, इसके मुख्य कारण क्या है, किसके कारण से ये भिन्नताएं आती हैं। तो ये भिन्नताएं जो है अर्धसूत्री विभाजन के कारण से आती है। किसके कारण से आती है, अर्धसूत्री विभाजन के कारण से आती है। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसका बी आंसर सही होना चाहिए, अर्धसूत्री विभाजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन सी भिन्नताएं जाती हैं। तो जो जननिक भिन्नताएं हैं, ठीक है ना, जो जननिक भिन्नताएं हैं या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, या जेनेटिक भिन्नताएं हैं, इसका दूसरा नाम कर सकते हैं, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। इसमें मुख्य रूप से बाल और आंखों का जो रंग आता है ना, इसको शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर आप इसका दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेगर मेडल ने कब पादरी बने थे। तो जो ग्रेगर मेडल थे, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें कि जो ग्रेगर मेडल थे, इनके जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 22 जुलाई 1822 ईस्वी में। और ये 1847 ईस्वी में 1847 ईस्वी में पादरी बने थे, जो धार्मिक अध्ययन इन्होंने उस समय किया था। और इनकी मृत्यु हो जाती है 1884 ईस्वी में, 6 जनवरी 1884 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इन्होंने मटर के दाने पर क्या किया था, अपना परीक्षण किया था। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा डी 1847। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी मेडल ने अध्ययन को ध्यान नहीं दिया था। अच्छा, मेडल ने किसके अध्ययन को ध्यान में नहीं दिया था। ठीक है ना। तो यहाँ सब डार्विन सिद्धांत का अनुसरण कर रहे थे। किसी ने मेडल के अध्ययन का अच्छा ध्यान नहीं दिया था। क्यों ध्यान नहीं दिया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था। क्योंकि जो डार्विन थे ना, डार्विन के जो सिद्धांत थे, इन पर सबका ध्यान था, ठीक है ना। और उसी कारण से वे लोग मेडल के सिद्धांत पर ये लोग ध्यान नहीं दिए थे, ठीक है ना। डार्विन का जो सिद्धांत है, इस पर ध्यान देते। मेडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले पौधे का प्रयोग किया करते थे। मेडल कौन से प्रयोग का करते थे। जो ग्रेगर मेडल थे, इनके बारे में पहले ही बता दिया था कि इन्होंने जो परीक्षण किया था, जो प्रयोग किया था, वो प्रयोग किया था साधारण मटर पर, ठीक है ना। और इसका आंसर ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मिलर एंड यूरे निम्नलिखित विकल्पों में उपस्थित है। तो जो मिलर एंड यूरे हैं, ठीक है ना, इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1809 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु 1882 ईस्वी में हो गई थी। और यह प्रजातियों की विभिन्नता से संबंधित अपना परीक्षण कर रहे थे। इनका मेडल या मिलर ना उरे, मिलर उरे या मिलर इनका नाम था, ठीक है ना। और इनका प्रयोग रासायनिक था, और इसलिए इसका जो आंसर है,
इसका आंसर यहाँ पर आपका डी आंसर यहाँ सही हो जाएगा। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मीथेन, ये सारे यहाँ पर रासायनिक रसायन इसमें शामिल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी गुण है? गुण के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा प्रभावी गुण है, ठीक है ना। तो जैसे कि देखे होइएगा कि जो नए अच्छे गुण हैं, ठीक है ना, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, मुख्य रूप से हम उन्हीं को इसमें शामिल करते हैं। तो इसमें प्रभावी गुण के बारे में पूछा जा रहा है, तो प्रभावी गुण इसमें आपका लंबा होना होता है। यदि दो बड़े पुरुष और महिलाएं लंबे हैं तो उनके बच्चे भी लंबे ही होते हैं, ठीक है ना। ये प्रभावी गुण है, कुछ छोटे हो जाते हैं वो तो दुष्प्रभावी कहे जाएंगे, ठीक है ना। समजात अंगों के उदाहरण, मतलब एक जानवर से दूसरे जानवर के जो अंग है, ठीक है ना, एक जैसे होंगे तो उनको समजात अंग कहते हैं। जैसे कि हमारा हाथ एवं कुत्ते के अग्रपद, इसको कह सकते हैं कि दोनों एक जैसे हैं। हमारे हाथ और हाथी के दांत, हाथ और दांत का तो कोई कनेक्शन है नहीं। आलू एवं घास के ऊपरी ये शामिल नहीं है। तो आप यहाँ पर केवल ये आंसर लगा सकते हैं कि ये समजात अंग है, एक दूसरे के मतलब कुछ मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। आँखों के बाल, जैसे कि मैंने आपको बताया, आँखों एवं बालों का रंग किस प्रकार की भिन्नताएं को ये आपको दिखाती हैं। तो आँखों और बालों का जो रंग है, आँखों और बालों का जो रंग है, ये अनुवांशिक या जनिक भिन्नता के उदाहरण है। आपका यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मिलर एवं यूरे से है। तो मैंने आपको बताया था मिलर एवं यूरे ये किस तरह के इन्होंने अपना जो परीक्षण किया था, किस तरह का इनका परीक्षण था। इनका परीक्षण था रासायनिक, और इनका जन्म के बारे में बताए ही थे कि इनका जन्म 1809 ईस्वी में हुआ था। यह प्रजातियों की विभिन्नता के बारे में अपना अध्ययन कर रहे थे और उसके संबंधित ये परीक्षण भी कर रहे थे। तो यहाँ पर अमीनो अम्ल, शर्करा और आरएनए सारी चीज़ शामिल है। तो यहाँ पर डी आंसर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये सारे रसायन इसमें सम्मिलित हैं। मनुष्य के क्रोमोजोम, देखिए मनुष्य में 23 + 23, 23 पुरुष में और 23 महिला में 2 क्रोमोजोम्स होते हैं, और इन दोनों के मिलने से जाइगोट बनता है। कुल क्रोमोजोम्स यदि पूछा जाए मनुष्य में कितने होते हैं, तो 23 दूना 46 होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसे क्या कहते हैं। इसे लिंग क्रोमोजोम या सेक्स क्रोमोजोम कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म विज्ञान से। तो जीवाश्म विज्ञान जो है, सबसे पहले जीवाश्म जीवों के अवशेष के अध्ययन को कहते हैं ना, जीवाश्म विज्ञान, ठीक है ना। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा कि जीवों के जो अवशेष के अध्ययन है, यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत से। ओजोन परत में O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर के O3 बनाते हैं, और सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, पराबैंगनी किरण, ठीक है ना, उसको ये सोख लेता है या तो परिवर्तित कर देता है, भूमि धरती तक पहुंचने नहीं देता है, ठीक है ना, जिससे हम लोगों को त्वचा कैंसर जैसे बहुत सारी भयानक बीमारियों से बच जाते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर सही हो जाएगा, पराबैंगनी किरण, ठीक है ना, इसको क्या करता है, आने नहीं देता है। लिंग निर्धारण के लिए कौन सा क्रोमोजोम उत्तरदायी है? आप देखिए लिंग निर्धारण, देखिए कहता क्या कि महिलाओं में 2 क्रोमोजोम होते हैं, एक्स, ठीक है, और पुरुष में एक एक्स और एक वाई होता है, ठीक है ना। तो एक्स मिलते हैं, केवल एक ही क्रोमोजोम को एक्सेप्ट करता है महिला का जो, ठीक है ना। तो एक्स मिल करके यदि बेबी बनाते हैं तो ये महिला हो जाएगी, और XY मिलते हैं तो ये आपके पुरुष हो जाएगा, ठीक है ना, लड़का हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसके उत्तरदायी कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी, इसको लिंग क्रोमोजोम भी कहा जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। कौन सा अभिलक्षण वंशगत नहीं है? अब यहाँ पर वंशगत के बारे में पूछा जाएगा, कौन सा नहीं है। तो आपको मैंने बताया था कि आँख का रंग, ठीक है ना, अब चमड़ी का आकार, शरीर का आकार, ये सारे वंशगत होते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति बड़ा मजबूत है, बहुत ही बलशाली है, तो उसका बच्चा बलशाली होगा, ये उसकी प्रकृति में नहीं है। मोटा पतला होगा, ये प्रकृति में नहीं आता। तो यहाँ पर डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन समजात अंगों के उदाहरण से। मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है ना, कि अगले हाथ से के बारे में पूछा जाएगा तो दूसरे जानवर के अगले हाथ के बारे में ही आपको बताने हैं। ध्यान रखने, पैर के बारे में पूछा जाए तो पैर से ही मतलब एक उदाहरण होने कंपेयर आपको करना है। तो यहाँ पर जो आंसर आपको दिया गया समजात अंगों के बारे में, तो यहाँ पर समजात अंग आप देख सकते हैं कि हाथी का हाथ और कुत्ते का अग्रपद, दोनों एक ही बात है। हाथी के अगले 2 पैर और कुत्ते का अगले 2 पैर, तो यह तो समजात अंग आपके हो जाएंगे। दूसरा हमारे हाथ और हाथी के दांत, हाथ और दांत से तो करेंगे तो ये समझाते नहीं होंगे, तो चौथा ऑप्शन आपका ऐसे ही कट जाएगा।
अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोजोम होते हैं, इससे पूछा गया है। तो मनुष्य में जो क्रोमोजोम होते हैं, देखिए मनुष्य में 23 जोड़े कह सकते हैं, 46 देता है या तो 23 जोड़े देता है। तो आपको इसको याद रखिएगा, मनुष्य में क्रोमोजोम जब भी पूछेगा या तो आपको 23 देगा या तो 23 जोड़ा देगा या तो 46 देगा। तो यहाँ पर जब जोड़ा में दिया गया हो तो 23 आपको लगाने हैं, ठीक है ना। प्रत्येक जनन कोशिका में कितने क्रोमोजोम होते हैं। अब देखिए प्रत्येक मनुष्य के बारे में पूछा जाए, ठीक है ना, प्रत्येक मनुष्य के बारे में पूछा जाए तो आप यहाँ पर बी लगाइएगा, ठीक है ना। मनुष्य इसमें छूटा हुआ है, अब यहाँ पर प्रत्येक मनुष्य रहेगा तो आपका यहाँ बी आंसर सही होगा, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी जानवर हैं, जितने भी, सब में सबका क्रोमोजोम अलग अलग होता है, ठीक है ना, सब में गुणसूत्रों की संख्या अलग होती है। अगला क्वेश्चन आपका, इंसान के क्रोमोजोम गुणसूत्र की संख्या। देखिए अब यहाँ पर पूछा रहा है गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी है। अब जोड़ा में यहाँ नहीं दिया गया है तो यहाँ पर केवल अलग अलग करके दिया गया है, टोटल को यहाँ पर जोड़ के बताया गया है। तो आप यहाँ पर क्या आंसर लिखिएगा, तो आपको यहाँ पर आंसर लिखने होंगे क्या, 46, ठीक है। यहाँ आंसर इसका सी आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रकृतियाँ होती है। अब देखिए कोशिका में जो गुणसूत्र होते हैं इसके 2 प्रकृति होती है, आपको इसको याद रखने होंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा सी। कितने होते हैं, 2 प्रकृति होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कौन सा रक्त समूह सबसे ले सकता है। अब देखिए अब जो कौन सा रक्त समूह सबसे मतलब अपने रक्त को ले सकता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इसके अनुसार से यदि हम देखें तो यहाँ पर आपका ए बी जो है ये किसी से रक्त को ले सकता है। जो ए बी ग्रुप है ये किसी से अपने रक्त को ले सकता है, और जो ओ ग्रुप है वो किसी को दे सकता है। तो ओ ग्रुप को सर्वग्राही, ए बी को सर्वग्राही और ओ ग्रुप को सर्व मतलब दाता कहते हैं, वो किसी को भी। यहाँ पर कुछ गलत हो गया, फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि रक्त समूह ले सकता है, मतलब किसी से भी ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ के सरल आवर्त, ठीक है ना, का विकास जटिल प्राणियों में किया गया। तो चलिए ये टाइम इसका खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब नर युग्मक 23 गुणसूत्रों के साथ 23 गुणसूत्र वाले मादा युग्मक के साथ संलयन करता है तो उत्पन्न युग्मक में गुणसूत्र, देखिए 23 + 23 यहाँ पर हो जाएंगे कितने, 23 + 23 46 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये 23 + 23 46, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाए, मानव के लिंग में, अब मानव पूछा जा रहा है, यहाँ पर पुरुष महिला का जिक्र नहीं किया गया, तो यहाँ पर आपका XY और XX दोनों ही इसमें शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। अब देखिए शुक्राणु का निर्माण पूछा जा रहा है, तो शुक्राणु का निर्माण इसमें कहाँ होता है। तो जो शुक्राणु होते हैं ना, इसका निर्माण हो जाएगा आपका वृषण में, ठीक है ना। शुक्राणु का निर्माण यहाँ पर वृषण में आपका हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोजोम को क्या कहते हैं, 22 नहीं, यहाँ 22 जोड़े, जो मनुष्य में जो 22 जोड़े क्रोमोजोम्स होते हैं, ऐसे होते तो 23 जोड़े हैं, ठीक है ना। 22 जोड़े के बारे में इसमें बोला जा रहा है कि 22 जोड़े जो क्रोमोजोम होते हैं इसको क्या कहते हैं। तो 22 जोड़े जो क्रोमोजोम होते हैं इसको ऑटोसोम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको ऑटोसोम कहते हैं। यहाँ पर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा और आपको यह याद रखना होगा। मनुष्य की सबसे करीबी संबंधी कौन सा है। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था मनुष्य और चिंपैंजी के बारे में, पहले कि मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के पूर्वज एक थे, ठीक है ना। मनुष्य और चिंपैंजी के पूर्वज एक थे। तो यहाँ सबसे करीबी पूछा जाए तो मनुष्य के सबसे करीबी कौन हो जाएंगे, तो मनुष्य के सबसे करीबी यहाँ पर आपका सी आंसर चिंपैंजी हो जाएगा। मनुष्य और चिंपैंजी में क्या समानता है, क्योंकि मनुष्य के और चिंपैंजी के जो पूर्वज हैं, मनुष्य ही चिंपैंजी का पूर्वज है ना। चिंपैंजी और मनुष्य के पूर्वज समान थे। तो यहाँ पर जो इसका आंसर
आंसर है आपका सी आंसर यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य और चिंपैंजी का जो पूर्वज है, दोनों का पूर्वज यहाँ समान थे। तो आप यहाँ पर सी लगाइएगा। देखिएगा आंसर में काफ़ी समानताएं हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। संसार में मानव की कितनी प्रजाति, यहाँ पर मानव की प्रजातियाँ हैं, तो संसार में केवल तो मानव तो एक ही प्रजाति का है ना, एक ही जैसे हैं सारे मानव। तो यहाँ पर एक लगेगा, आपको भटकाने के लिए यहाँ दिया गया। मानव का दूसरा नाम है होमो सेपियंस ना, का उद्भव कहाँ हुआ था? तो मानव और या होमो सेपियंस इनका उद्भव हुआ था, मानव या होमो सेपियंस जो है ना, इनका उद्भव हुआ था अफ्रीका में। इसका सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अफ्रीका में ही सबसे पहले होमो सेपियंस के अवशेष मिले थे। नर्मदा घाटी में कौन सा जीवाश्म पाया जाता है? तो यहाँ पर आपको इसको याद रखना होगा कि हाँ, ठीक है ना, इसका जो बी आंसर दिया गया है ना, ट्राइलोबाइट, इसको आपको याद रखना होगा कि यह ट्राइलोबाइट जो है, सॉरी यहाँ पर ट्राइलोबाइट आपका सी ऑप्शन में दिया गया है, उसको आपको याद रखना होगा। बी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर आपको यहाँ जो आंसर दिया गया है डायनासोर कपाल, ये आपका आंसर सही होना चाहिए था, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा देर में देख लेते हैं, ठीक है। मनुष्य के अग्रपद एवं चमगादड़ के पंख के, देखिए मनुष्य का तो हाथ है, चमगादड़ के पैर हैं, तो पैर से पैर तो आप वहाँ कर ले, तो यहाँ पर ये समजात अंग है, ठीक है ना, और इसका ए आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है समजात अंग निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण है? पक्षी एवं मधुमक्खी के पंख, घोड़ा एवं मेढक का अग्रपद, चमगादड़ एवं पक्षी के अग्रपद, व्हेल एवं मनुष्य के अग्रपद। तो यहाँ पर समजात अंग के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर दोनों के पंख यहाँ पर दिए गए हैं, पक्षी एवं मधुमक्खी के पंख, तो ये आपके यहाँ समजात अंग, यहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। पक्षी और चमगादड़ के पंख, पक्षी और चमगादड़ के पंख यहाँ पर समजात अंग के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये भी उसका ही एग्जाम्पल है, दोनों का यहाँ आंसर सही हो जाएगा। आर्कियोपेरेटिस किसकी संयोजन कड़ी है, ठीक है ना। एम्फीबिया, रेप्टिलिया या रेप्टिलिया एवं एविस, तो देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर आपको याद रखने होंगे, याद करना होगा, इसका बी आंसर यहाँ पर सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन चूहे की पूंछ पर, अच्छा चूहे पर प्रयोग किसने किया था? चूहे पर प्रयोग किया था अंगस्टम वाइसमैन, ठीक है ना, जर्मन वैज्ञानिक थे अंगस्टम वाइसमैन, जिनका जन्म हुआ था 1834 में। 1834 में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने यह जो प्रयोग था, यह प्रयोग किया था 1891 ईस्वी में किया था, और इसमें 68 चूहों को लिया था। इसने कितने चूहों को लिया था? 68 चूहों को लेकर के तब इस पर प्रयोग किया था, ठीक है ना। तो इसका यह आंसर हो जाएगा ए, लैम्बार्क। अगला क्वेश्चन है अरब में सबसे पहले ना, अरब में पहले पृथ्वी की सतह पर कौन से रसायन थे? मतलब अरबों वर्ष पहले, तो यहाँ अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर कौन से रसायन थे? तो यहाँ पर रसायन का जो नाम है अमोनिया, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ अमोनिया कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अमोनिया ही इसका आंसर होना चाहिए। सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुई थी? देखिए ऑक्सीजन की उत्पत्ति प्रकाश संश्लेषण के कारण से हुई थी, और यह प्रकाश संश्लेषण सबसे पहले जल में हुआ था। जल में जो नीलहरित शैवाल थे उनके पास वहाँ पर हुआ था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस जीव के कारण पूछा जा, अच्छा यहाँ पर जीव के कारण पूछा जा रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर फफूंद आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, फफूंद लिख सकते हैं, लेकिन जब भी यहाँ पर पूछा जाए तो आप देख लीजिएगा ऑक्सीजन की उत्पत्ति पहले उसके कारण से हुई थी, पेड़ पौधों के कारण से। निम्नलिखित में से कौन स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग
क्रोमोजोम है। तो देखिए स्त्रियों में मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्त्रियों में XX होता है और पुरुषों में XY होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो आंसर ए है, ए आंसर बिल्कुल सही हो जाए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको टेलीग्राम सर्च करना होगा और टेलीग्राम में जा कर के हमारा ये वहाँ सर्च करना होगा क्लास 10th क्विज ग्रुप, ठीक है ना, या 10th एग्ज़ाम, क्लास 10th क्विज ग्रुप 10th एग्ज़ाम आपको सर्च करना होगा, ठीक है। तो आपको वह ग्रुप ज्वाइन करना होगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपको